कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए हिंदी के पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। वार्षिक परीक्षा 2025-26 की बात कर रहे हैं। एमपी बोर्ड के पेपर देने वाले हमारे वे विद्यार्थी जो 14 मार्च को पेपर के टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना है, पेपर को फाड़ के फेंक देना है। अरे नहीं, मतलब कहने का मतलब यह है कि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में नहीं फाड़ना है, मतलब पूरा पेपर आप हल कर दोगे, एक एक क्वेश्चन आपको याद रहेगा, उसे कहते हैं पेपर के टुकड़े टुकड़े करना। मतलब एक एक क्वेश्चन हम लिख कर आ जाएंगे सही उत्तर के साथ। देखिए ये पूरा पेपर है जिसका मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। पूरा पेपर आपको मैं हल करवाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लास 11th का पेपर है जिसका पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। A to Z प्रश्नों के आंसर में आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारे जितने भी दोस्त कक्षा 11वीं के इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जितने भी हमारे वे विद्यार्थी हैं जो एमपी बोर्ड में टॉप पर बनने वाले हैं, आइए बच्चों, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बिल्कुल हल A to Z प्रश्नों के आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक पहला आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करके लिखना है। तो सही विकल्प का हम चयन करके यहाँ पर लिखेंगे। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भक्तिकाल। भक्तिकाल आप सही उत्तर लगा लेंगे, ठीक है, भक्तिकाल आप आंसर लगाएंगे। उसके बाद में रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम परिभाषा है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य है। ये परिभाषा किसने दी? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित राज जगन्नाथ मम्मट। तो ये परिभाषा देने वाले व्यक्ति का नाम है पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर सा आपका सही हो जाएगा। अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम चला 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द आपका सही होगा, 2.5 साल चला। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न आप देखेंगे। क्वेश्चन है अगला आपका फूला ना समाना मुहावरे का अर्थ है। तो फूल खिलना, अत्यंत प्रसन्न होना, अत्यंत प्रेम करना, अत्यंत दुखी होना। तो अत्यंत प्रसन्न होना आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुस्मारक को कहते हैं? स्मरण पत्र को, परिपत्र को, टिप्पण को या कार्यव्रत को? तो यहाँ पर स्मरण पत्र को कहते हैं अनुस्मारक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जबरदस्त क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही शानदार हम इसको हल करेंगे, शानदार तरीके से हल करेंगे और पूरे नंबर इस पेपर में हम लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक आपका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए। मर्सिया का अर्थ होता है लोकगीत, शोक गीत, विवाह गीत। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा शोक गीत। शोक गीत आपका इसमें आंसर हो जाएगा। खालिस्तान को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। रजनी पिछली सदी में दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा। तो 90 दशक की हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कम बोलता हो के लिए एक शब्द हो जाएगा मृदुभाषी, मितभाषी, कटुभाषी। कठोर बोलने वाला कटुभाषी, मधुर बोलने वाला मृदुभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी। तो इसमें आंसर आपका मितभाषी हो जाएगा। उसके बाद में आगे हम बात करें। क्वेश्चन है, शास्त्रीय गायन की महफिल की होती थी? तो 3 घंटे की। शास्त्रीय गायन की जो महफिल होती थी वो 3 घंटे की होती थी। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है उत्तंड मार्तंड कर्मवीर प्रताप। तो हिंदी का पहला साप्ताहिक जो पत्र हो जाएगा उत्तंड मार्तंड। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। हमारे सत्य फत्य देख लेते हैं। सत्य फत्य देखिएगा। क्वेश्चन है, निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? सत्य।
इसका आंसर आप लगाएंगे सत्य। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका प्रश्न क्रमांक 30 का जो पहला वाला है इसमें क्या आ जाएगा आपका सत्य आ जाएगा। ठीक है, सत्य आपको इसमें लिखना है, ये लिख दिया मैंने सत्य। ठीक है, दूसरा है दोहा का उल्टा करने वाला रोला छंद बनता है, तो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा क्योंकि सोटा बनता है, दोहा का उल्टा सोटा बनता है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का एक प्रसिद्ध संस्मरण है, तो यहाँ पर बात करें हम जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का एक प्रसिद्ध संस्मरण है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, तो इसका आंसर चौथे का आंसर आप क्या लगाएंगे सत्य लगाएंगे, इसका आंसर आप सत्य लगा देंगे। ठीक है, आंसर आपको दिखाई दे ही रहे होंगे। उसके बाद में क्वेश्चन है गुप्त काल कलाओं का स्वर्णयुग कहलाता है, तो इसमें भी आंसर आपका पांचवें में सत्य हो जाएगा। उसके बाद में डायरी नितांत वैयक्तिक रचना है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल वैयक्तिक रचना है। तो ये हमारे सत्याफत्य हो गए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका जोड़ी में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जोड़ी में क्या है आपका निर्मला पुतुल का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है ये तो छोड़ो, पर इसका जो रचना है जो पाठ है वो हम देख लेते हैं। तो आओ मिलकर बचाएं, ठीक है, इसको मिलाएंगे। अक्क महादेवी, तो अक्क महादेवी है भूख मत मचल, ठीक है, इससे मिला देंगे। बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाषण से मिला देंगे। महाकाव्य सर्ग में बंदी रचना हो जाएगा, तो इसमें 4 नंबर डाल देते हैं। जलद तो जलद बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, ये बादल यहाँ पर लिखा है, तो इसमें हम 5 नंबर डालेंगे। प्रबोध कुमार तो इसको हम मिलाएंगे सबसे खतरनाक, सॉरी माफ कीजिएगा, आलो अंधारी से मिलाएंगे इसको, आलो अंधारी से प्रबोध कुमार को आलो अंधारी से मिला देंगे। और कोटिक रथ को हम एन कोडिंग से मिलाएंगे, ये 7 नंबर, ठीक है। इस प्रकार हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर एक शब्द में उत्तर की ओर, तो यहाँ पर हम देखेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूँ। चंपा क्या छुपा देती है, कागज व पेन। एक खंड काव्य का नाम लिखिए, तो एक खंड काव्य का नाम यहाँ पर मैं बता देता हूँ, पंचवटी। एक खंड काव्य का नाम पंचवटी, ठीक है, ये पंचवटी आपको लिखना है। उसके बाद में उपन्यास सम्राट के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रेमचंद आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था, तो सचिवालय लिखा है यहाँ पर, सचिवालय पर। सरल वाक्य का उदाहरण लिखिए, तो यहाँ पर सरल वाक्य जो भी तुम वाक्य बोलोगे वो सरल वाक्य बन जाएगा। राधा या राम घर जाता है, ये सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद में कुमार गंधर्व का मूल नाम क्या था, तो शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली। और बाद की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। चलिए अब हम यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर हल कर लेते हैं। 2-2 नंबर क्वेश्चन, 3-3 नंबर के, 4 नंबर के सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। उससे पहले हमारे जितने भी विद्यार्थी जहाँ से भी, जिस भी ज़िले से, जिस भी गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से भी पूछने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों से एक होमवर्क में क्वेश्चन है कि बताइए जामुन का पेड़ पाठ किसने लिखा। जामुन का पेड़ पाठ किसने लिखा, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। जामुन का पेड़, सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे जामुन का पेड़ पाठ किसने लिखा। देखता हूं सबसे पहले किसका जवाब आता है, कितने विद्यार्थी सही जवाब देते हैं इस प्रश्न का। देखते हैं, बहुत कम जवाब आने वाले हैं। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। आइए बच्चों, तो यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए पहले हम सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आंसर के साथ क्वेश्चन भी लिखे होंगे। प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं, 2 कवियों के नाम। छायावादी कविताओं की विशेषता, 2 कवियों के नाम। कवि पास ने सपनों के मर जाने को सबसे खतरनाक क्यों कहा है,
और कलकत्ता पर वज्र गिरे, चंपा ने ऐसा क्यों कहा है। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है आगे आपके सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, रेखा चित्र एवं संस्मरण में दो अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर, बात की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते हैं, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की कोई दो विशेषताएं। आंसर सभी बताने वाला हूँ, कहीं मत जाइएगा, आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है, यहीं रहना है, वीडियो में बने रहना है, क्योंकि आंसर भी बताने वाला हूँ, सभी आंसर बताने वाला हूँ। विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रसाद गुण आधारित काव्य की पंक्तियाँ, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में दो अंतर, लोकोक्ति और मुहावरे में दो अंतर, लता मंगेशकर जी के गायन की दो विशेषताएं, और नृत्य और नतर्य में क्या अंतर है। डायरी लेखन की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए, और यहाँ पर जनसंचार माध्यमों के दो उद्देश्य लिखिए। आगे देखिए, क्वेश्चन देख ले पहले, उसके बाद में हम आंसर देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर तो अब जीवन परिचय वगैरह आ गए हैं, अब जल्दी हम खत्म कर देंगे इसको और आंसर देखेंगे। कबीरदास दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर, यहाँ मुंशी प्रेमचंद, शेखर जोशी, है ना, ये दो रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बाहुपल्लवन करना इसका। निपात शब्द किसे कहते हैं, इसके प्रकारों के नाम भी लिखना है उदाहरण सहित। और यहाँ पर ये काव्यांश से गद्यांश से 3 नंबर का, जिसके प्रश्न उत्तर भी मैं आपको हल करवाने वाला हूँ अथवा सहित, ये भी करवाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। बस एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, कहाँ मिलेगा, लास्ट में बताने वाला हूँ, है ना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आपको हल करना है, मैं खुद बता दूंगा। और यहाँ पर संदर्भ प्रसंग करना है, ठीक है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो इसमें आप लिख सकते हैं संदर्भ में, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड के पाठ कौन सा है, पद से ली, मीरा के पद से ली गई है ये पंक्तियां, और इसकी कवित्री मीराबाई है। प्रसंग में यहाँ पर मीराबाई ने भगवान को बताया है कि मेरा जो भी है, जो सब कुछ है, वो भगवान ही है और कोई नहीं, और अब इसका अर्थ हमें लिखना है। या फिर आप अथवा वाला भी कर सकते हो। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वह चाहे भवानी, मतलब भवानी प्रसाद मिश्र ने पाठ लिखा है और घर की याद पाठ का नाम है। तो आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड के पाठ घर की याद से ली गई है, इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। यहाँ पर संदर्भ प्रसंग, इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त ने पाठ लिखा है। सुबह शूटिंग शुरू करके, मतलब ये पतेर पांचाली अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी से बताइए, अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ किसने लिखा है, जल्दी से बताएं। और यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को निर्धन सहायता निधि से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र, और यहाँ पर निबंध। तो निबंध और एप्लीकेशन की मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप निबंध और एप्लीकेशन पढ़ लें। अब चलिए मैं आपको करवा देता हूँ प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर तो जो आंसर हैं वो सभी मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। चलिए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। अगर अभी तक भी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो बाबा महाकाल का नाम लेके वीडियो को लाइक कर दें, और जो ठोकना ठाकनी है वो सब कर दो आप, ताकि आपको इसी प्रकार वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, प्रयोगवादी कविताओं की 2 विशेषताएं। तो नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रयोगवादी कवियों ने पुराने और प्रचलित उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। बुद्धिवाद की प्रधानता, इन कवियों ने बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता दी, जिससे काव्य में कहीं कहीं दुरूहता आई गई है। 2 कवि प्रयोगवाद के, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और गजानंद माधव मुक्तिबोध। ये कंप्लीट हुआ। इसका तो वाला भी देख लो, छायावाद की 2 विशेषताएं। प्रकृति प्रेम, छायावादी कवियों ने प्रकृति को एक सजीव सत्ता के रूप में देखा और उसके माध्यम से मानवीय भावनाओं को अभिव्यक्त किया। एक और नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, इस युग की कविताओं में नारी के सौंदर्य और प्रेम का सूक्ष्म और भावनात्मक चित्रण मिलता है। 2 कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 7 आ जाता है,
कवि पाश ने सपनों के मर जाने को सबसे खतरनाक इसलिए कहा है क्योंकि सपने ही मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने, संघर्ष करने और बेहतर भविष्य की कल्पना करने की प्रेरणा देते हैं। सपनों के बिना मनुष्य निराश, हताश और उद्देश्यहीन हो जाता है, जो एक जीवित मृत्यु के समान है। अगला 7वें का तो वाला, कलकत्ता पर वज्र गिरे। चंपा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कलकत्ता शहर उसके पति को उससे दूर ले गया था। उसका पति पैसे कमाने के लिए कलकत्ता गया था, जिससे चंपा को अकेले रहना पड़ रहा था। वह शहर को अपने अकेलेपन और विरह का कारण मानती थी, इसलिए उसने गुस्से में ऐसा कहा। यहाँ पर सोटा छंद की परिभाषा, तो सोटा अर्धसम्मात्रिक छंद है और ये दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसके विषम चरणों विषम मतलब पहला और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और सम चरणों मतलब दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इसका उदाहरण आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी विद्यार्थी सोटा छंद का उदाहरण कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने सोटा छंद का उदाहरण याद किया है? देखते हैं, 1-2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, बहुत कम विद्यार्थी जवाब देते हैं। देखता हूँ सबसे पहले कौन का जवाब आता है और कहाँ से आता है, कौन से गांव से आता है, उसका नाम क्या है, ये जानना हम चाहेंगे। प्रश्न क्रमांक अगला है, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित, तो श्रृंगार रस वह रस है जिसमें नायक और नायिका के प्रेम पूर्ण मिलन या विरह का वर्णन होता है। इसका स्थायी भाव रति है। उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। 9वां क्वेश्चन, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो यहाँ पर जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों का श्रोता जानबूझकर कोई दूसरा अर्थ निकालता है तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा, कहा अपर है, कहा उसने अपर कैसा, वे उड़ गया सपर है। आगे चलते हैं हम। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में दो अंतर। देखिए, प्रबंध काव्य में कथा होती है जो क्रमबद्ध रूप से चलती है। मुक्तक काव्य में प्रत्येक पद या छंद अपने आप में पूर्ण होता है और उसमें कथा का क्रम आवश्यक नहीं होता है। प्रबंध काव्य का आकार बड़ा होता है जबकि मुक्तक काव्य का आकार छोटा होता है। बस 2 अंतर हो गए। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर देख लो। रेखा चित्र में कल्पना का समावेश होता है जबकि संस्मरण सत्य घटनाओं पर आधारित होता है। रेखा चित्र में किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्रात्मक वर्णन होता है जबकि संस्मरण लेखक के निजी अनुभव पर आधारित होता है। उसके बाद कहानी और उपन्यास में अंतर, यहाँ पर भी देख लो। कहानी का आकार छोटा होता है और जीवन की किसी एक घटना पर केंद्रित होती है। उपन्यास का आकार बड़ा होता है और इसमें जीवन का विस्तृत वर्णन होता है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है जबकि उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। उसके बाद में बात की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते हैं? तो बात की चर्चा नेहरू जी अक्सर जलसों में जाकर साधारण जनता से करते थे। अगला क्वेश्चन 11वां कत्वा वाला, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं। तो खानदानी गौरव, उन्हें अपने खानदानी नानभाई व्यवसाय पर बहुत गर्व था। बातूनीपन, वे बहुत बातें करते थे और अपनी कला के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करते थे। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर, विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो देखिए, विज्ञापन आकर्षक और प्रभावशाली होना चाहिए, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, उत्पाद के गुणों पर जोर दिया जाना चाहिए और चित्रों या ग्राफिक्स का प्रयोग किया जा सकता है। और अथवा वाला, प्रसाद गुण आधारित काव्य की पंक्तियाँ, मधुर मधुर मेरे दीपक जलो, अंधकार मिटाओ उजियारा लाओ। तो ये आपकी प्रसाद गुण से संबंधित रचना चाहिए। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा होती है जबकि राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर। मुहावरा एक वाक्यांश होता है और वाक्य में प्रयुक्त होने पर अर्थ देता है जबकि लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होती है और स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती है। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए होता है जबकि लोकोक्ति जीवन के अनुभव पर आधारित होती है। अगला है यहाँ पर 14वां, लता मंगेशकर जी के गायन की 2 विशेषताएं। तो स्वर की निर्मलता, उनकी आवाज़ अत्यंत स्पष्ट और मधुर थी। भावपूर्ण गायन, वे गीतों के भावों की गहराई से व्यक्त करती थी। ये 2 विशेषताएं हो जाएगी। उसके बाद में नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है?
तो नृत्य का अर्थ शारीरिक गति जिसमें लय और ताल का ध्यान रखा जाता है। और नृत्य का अर्थ है अभिनय या भाव प्रदर्शन जिसमें कहानी या भाव को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डायरी लेखन की दो प्रमुख विशेषताएं। डायरी लेखन की दो प्रमुख विशेषताएं। निजी अनुभव, इसमें लेखक अपने निजी अनुभव और भावनाओं को लिखता है। तारीख और समय, इसमें दिन प्रतिदिन की घटनाओं को तारीख और समय के साथ लिखा जाता है। उसके बाद में अथवा वाला, जनसंचार के माध्यमों के दो उद्देश्य लिखिए। तो देखिए, सूचना प्रदान करना, लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारी और समाचार पहुंचाना, मनोरंजन, लोगों का मनोरंजन करना। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, कबीरदास जी की काव्यगत विशेषताएं बता रहा हूँ यहाँ पर। दो रचनाएं, बीजक और कबीर ग्रंथावली। और भावपक्ष, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, कबीर ने निराकार ईश्वर में विश्वास व्यक्त और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। सामाजिक चेतना, उन्होंने अपने काव्य में समाज के मुद्दों पर चर्चा की और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। कला पक्ष की यदि हम बात करें तो भाषा, उनकी भाषा सरल, सहज और जनप्रिय है जिसे सद्दुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। शैली, उन्होंने मुख्य रूप से दोहे और भजन शैली का प्रयोग किया है। मुंशी प्रेमचंद की दो रचनाएं देख लीजिए, गोदान, कपन। उसके बाद में भाषा शैली की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा शैली की। तो भाषा देखिए, इनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार थी जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों के शब्दों का सहज प्रयोग था। शैली, इनकी शैली में सरलता, सजीवता और अलंकारिता का गुण विद्यमान है। साहित्य में स्थान, उन्हें उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है और हिंदी कथा साहित्य में उनका स्थान सर्वोपरि है। उसके बाद में यहाँ पर परहित सरिस धर्म नहीं वाही का भाव पल्लवन करना है। तो ये देखिए 18वें प्रश्न का आंसर। इस पंक्ति का अर्थ है कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। इसका भाव विस्तार यह है कि सभी धर्मों का मूल सार परोपकार में ही निहित है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्वार्थ से परे ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना है। क्या फिर इसके अथवा वाला आप देख सकते हैं। निपात शब्द की परिभाषा, वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात शब्द कहते हैं। प्रकार, स्वीकार बोधक, हाँ जी, जी मैं आऊँगा। निषेध बोधक, नहीं मत, तुम मत जाओ। बलदायक, भी ही तक मात्र, राम ही आएगा तुम भी जाओ। राम ही आएगा तुम भी जाओ। और यहाँ पर अपठित जो गद्यांश था मतलब आपका, उसके आंसर, पहले का जो आंसर हो धन का दुरुपयोग सदुपयोग, और दूसरे का जो सारांश लिखना था वो सारांश ये है, धन का सदुपयोग सुख शांति देता है जबकि दुरुपयोग क्षणिक आनंद देता है। परोपकार धन का सबसे महत्वपूर्ण और सही उपयोग है और शांति का विलोम अशांति हो जाएगा। और अथवा वाला भी आप चाहें तो देख सकते हैं। कविता में हम कौन है, तो कविता में हम भारतवासी हैं, है ना, भारतवासी हैं या भारत के सैनिकों की ओर संकेत किया गया है। आलोक शब्द का अर्थ प्रकाश, आलोक शब्द का अर्थ प्रकाश, उजाला या रोशनी होता है। और धरणी का तद्भव रूप क्या होगा, धरती हो जाएगा। इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में बाकी जो क्वेश्चन थे वो तो संदर्भ प्रसंग मैंने वहीं समझा दिया था आपको। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब मैं बताने वाला हूँ पीडीएफ के बारे में। हम बात करेंगे पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ आपको जो मिलेगा वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े आप, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर पीडीएफ हम डालते हैं। और अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं और जो भी प्रश्न का आंसर आपको नहीं मिला है उसका आंसर आपको चाहिए तो आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करें या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उससे क्या होगा कि तुरंत आपको सभी नोटिफिकेशन, सभी जानकारी हम वहाँ पर आपके कमेंट भी पढ़ लेते हैं और आपके जवाब भी दे देते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर अवश्य रूप से फॉलो करें। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, साथ में कमेंट करके ये भी बताना है कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय